हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की जापान सीरीज की चौथी कॉमिक्स और आखिरी कॉमिक्स शिकाता का नई का दूसरा और अंतिम भाग। गुरु और उसकी शिक्षा का अपमान करने आई थी वो। भूल बैठी थी, अब वो ड्रैगन फाइटर नहीं रही है। दुश्मन उसे उसकी भूल की सजा देने में सक्षम था। तुम तुम बचाओगे संपूर्ण प्राणी जगत के प्राण और जापान का सम्मान। हाँ नागराज, मैं भूल कर बैठा। जापान पर अमेरिका की अधीनता मुझे स्वीकार नहीं थी। मुझे लगता था कि उद्दंड अमेरिका जापान को कभी पनपने नहीं देगा, और यदि कभी जापान ने ऐसी कोशिश की तो अमेरिका जापान पर फिर हमला कर देगा, और तब जापान के पास उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई आक्रामक हथियार नहीं होगा। मैंने ओम की स्थापना की और कई तरह के हथियारों के निर्माण में जुट गया। मैं वक्त पड़ने पर जापान की मर्यादा की रक्षा के लिए एक उचित और विध्वंसक हथियार बनाना चाहता था, किंतु मैं अपनी कोशिशों से संतुष्ट नहीं था। उस दिन जब मैं उससे मिला तो उसका प्रस्ताव सुनकर मैं उसे मसीहा समझ बैठा। गुरु कोशिमासा, मैंने इस प्रोजेक्ट पर गहन अध्ययन किया है। मेरे पास वैज्ञानिकों की पूरी टीम है जो इस हथियार को बहुत शीघ्र डेवलप कर सकती है। यह ब्रह्म हथियार है जिसकी कोई काट नहीं है। हथियार था माउंट फूजी प्रोजेक्ट। माउंट फूजी ज्वालामुखी के लावे का इस्तेमाल ध्वंसक रूप में किया जाना था। इसमें कुछ वैज्ञानिक चुनौतियां थीं जिनका निदान उस मसीहा के पास था। उसके पास नहीं था तो बस पैसा, जो मैंने उसे मुहैया करवाया। माउंट फूजी प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया जाना शुरू हो गया। जुझारू टीम के अथक प्रयासों के पश्चात जल्दी ही माउंट फूजी प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जैसे मेरा सपना साकार हो गया था। उस दिन प्रोजेक्ट की समापन पार्टी थी। मैं बहुत खुश था। तभी मसीहा के मुंह से निकले उन शब्दों ने मुझे चौंका दिया। गुरु कोशिमासा, मेरा बरसों का सपना आज सच हुआ है। वो दिन आ गया है जब मैं इन अमेरिकियों से अपना बदला ले सकूंगा। धूल में मिला दूंगा, लावे में मिला दूंगा पूरे अमेरिका को नागासाकी और हिरोशिमा बना डालूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे सिर में नागासाकी और हिरोशिमा जैसे धमाके गूंज रहे थे। उसकी इस भावना से तो मैं परिचित ही नहीं था। उसने ही मुझे अंधेरे में रखा था। मैं नहीं जानता था कि माउंट फूजी किसी के बदले का प्रहारक बनने जा रहा है। उसकी दुर्भावना बातें सुनकर मैं दंग था। मेरे पिता अमेरिकी थे। 1945 में परमाणु रेडिएशन से घिरे जापान में उनसे जलन करने वाले अफसरों ने उन्हें जबरदस्ती भेजा। मेरे पिता यहाँ आकर बीमार पड़ गए। मेरी माँ, जो कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स की मेडिकल टीम में डॉक्टर थी, उन्होंने मेरे पिता का इलाज किया। दोनों में प्रेम हो गया। नतीजा, दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने मेरे पिता का मेडिकल ग्राउंड पर वापस अमेरिका भेजने की लाख कोशिशें की, पर नाकाम रही। और एक दिन मेरे पिता ने बीमारी से तंग आकर माउंट फूजी के जंगलों ओकी गहरा में आत्महत्या कर ली। मेरी मां उनकी मौत से टूट गई। मैंने उन्हें तिल तिल कर घुटन भरी जिंदगी जीते देखा। मैं उन दोनों के गमों को भुला न सका। मैंने अपना बचपन और जवानी इसी हथियार का सपना देखते गुजारी है। गुरु कोशिमासा, अब हर अमेरिकी मेरे माता पिता की मौत का बदला चुकाएगा। इन्होंने हर जापानी को एक मंत्र दिया था, शिकाता का नहीं, यानी कि कुछ नहीं किया जा सकता। अब हर अमेरिकी भी यही कहेगा, शिकाता का नहीं, यानी नथिंग कैन बी डन। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो शैतान माउंट फूजी के कंट्रोल स्टेशन से चला गया, तब उफ, मैंने कभी भी ये तो सोचा भी ना था कि यह विध्वंसक हथियार दुनिया को खत्म करने के काम भी आ सकता है। क्या एक दिन यही हथियार दुनिया में प्रलय लाएगा? नहीं, मुझे इसे यहीं रोकना होगा। मैंने उन सभी वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस को माउंट फूजी कंट्रोल रूम में ही लॉक कर दिया। दरवाजा बिना खास चाबी के नहीं खोला जा सकता था। अब कुछ दिनों में माउंट फूजी जैसा खतरनाक हथियार बनाने वाले सभी वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस अंदर ही मर जाने वाले थे। माउंट फूजी को चला सकने वाली खास चाबी मेरे पास सुरक्षित थी। मैं वापस अपने आश्रम की तरफ चल पड़ा था। अचानक बहुत सी चिंताओं ने मुझे घेर लिया था। मेरे गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्रीज, जिन्हें मेरा शिष्य शिगे हीरो चलाता था, मुझे उनकी भी चिंता हो गई कि कहीं किसी दिन वो भी दुनिया के लिए या जापान के लिए खतरा ना बन जाए। मैंने उन्हें भी बंद करने की ठान ली। मैंने शिगे हीरो को फोन मिलाया। शिगे हीरो, मैं सभी हथियारों की फैक्ट्रीज को तुरंत बंद करना चाहता हूँ। तुम आश्रम पहुंचो। ओम। पहुंचता हूँ गुरु कोशिमासा। ओम। मैं आश्रम पहुंचा। अब मुझे माउंट फूजी प्रोजेक्ट की खास चाबी को सुरक्षित करने की चिंता थी, क्योंकि माउंट फूजी के शैतान को प्रोजेक्ट बंद होने की सूचना जल्द ही मिल जानी थी। उसी समय मेरी एंटी कल्ट लॉयर टोमो शोगो से मीटिंग तय थी। वो मुझसे मिलने यहाँ पहुंचा। गुरु कोशिमासा, मैं ओम की धांधलेबाजी को किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकता। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अगर आप सोचते हैं कि मुझे दौलत से खरीद लेंगे तो गलत सोचते हैं। मैं ओम को बंद करवा कर रहूंगा। मैं खुद ओम को बंद कर रहा हूँ टोमो शोगो। तभी आश्रम के मेन गेट पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी।
मैं समझ गया कि वो शैतान आ गया है। उसने आश्रम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की होगी। फायरिंग उसी का नतीजा थी। अब मेरे पास समय कम था। मैंने टोमोशोगो को माउंट फूजी की वो खास चाबी संभालने का निश्चय किया है और उसे अपनी कटाना में सौंपते हुए मैंने उससे याचना की, टोमोशोगो, यह कटाना सिपाही के हाथ में जापान का भविष्य है और शैतान के हाथ में जापान की बर्बादी। इसे संभाल कर रखना, कभी किसी के हाथ न लगने देना। मैंने उसे तत्काल गुप्त रास्ते से सुरक्षित निकाल दिया। तत्क्षण वहां प्रवेश किया और शैतान ने, और आते ही वो मुझ पर टूट पड़ा। कोशिमासा, मुझे माउंट फूजी की चाबी दे दे। आज मुझ पर शैतान हावी है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज मुझ पर भी शैतान हावी था। अपनी 1000 जिंदगियां नौछावर करने को तत्पर था मैं। वो मेरे संकल्प को नहीं हिला पाया। मैं गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तभी दौड़ते कदमों की आहटों ने उसके कानों को थाम लिया। मुझे छोड़कर वो खिड़की की तरफ भागा। मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा कोशिमासा, मैं फिर लौटूंगा। मेरा लहूलुहान जिस्म उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो शैतान भाग निकला। मेरे होशो आवाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तभी कक्ष में प्रवेश किया मेरे शिष्य शिगेहिरो ने। शिगेहिरो माउंट फूजी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी नजर में वो एक आज्ञाकारी शिष्य था, लेकिन वो भी उच्च आकांक्षाओं का शिकार था। मैंने उसे बीज बोए थे। मैंने जैसे बीज बोए थे, फल भी वैसे ही मिलने थे। उसने भी मुझे अपने परिवार की शतरंज का मोहरा बनाने की ठान ली थी। वो मुझे अस्पताल तो ले चला, लेकिन मेरा टोप उतारकर उसने मुझे ऐसा टोप पहना दिया जिसने मेरा मस्तिष्क शून्य कर दिया। ओम को कानून का निशाना बनाकर खुद को बचाकर उसने शांतियों की स्थापना करने की ठान ली थी। गहरी चाल चली उसने। एंटी कल्ट लॉयर टोमोशोगो की जान लेने पहुंच गया, जिससे कि उसकी हत्या का आरोप ओम पर आ जाए। मेट्रो ट्रेन में सरीन गैस अटैक करा दिया ताकि सरकार की नजरों में ओम की गैर कानूनी हथियारों की गतिविधियां आ जाएं। वो मुझे पूरी तरह से फंसा देना चाहता था ताकि मैं किसी भी तरह कानून के शिकंजे से ना बच सकूं, फांसी तक ही पहुंचूं। मेरे कुछ गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्रीज और गोदाम पकड़वाकर वो सरकारी गवाह बन गया, कानून से बेदाग बचने के लिए। फिर उसने शांतियों की स्थापना की और अहिंसा का पुजारी धर्मगुरु बन बैठा। मेरे टोप से वो मेरे उन शिष्यों से संपर्क साधता रहा जो अभी भी बची हुई हथियारों की फैक्ट्रीज में विध्वंसक हथियारों के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। उन्हें यही लगता रहा कि मैं जेल से उन्हें आदेश दे रहा हूं। शैतान शिगेहिरो उनके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराता रहा और उनकी विध्वंसक शक्तियों का बिना उससे मिले इस्तेमाल करता रहा। इसी बीच माउंट फूजी का शैतान मुझे जेल से बाहर निकालने की कोशिशों में लगा रहा, जिसके कारण मुझे गुप्त जेल में पहुंचा दिया गया। तब बरसों के प्रयास के बाद एक दिन उसे युक्ति सूझी और वो शिगेहिरो से जा मिला। उसने शिगेहिरो को माउंट फूजी के बारे में सब कुछ बता दिया। सांप और बिच्छू सहयोगी बन गए थे। विश्ववमन तो होना ही था। मुझे जेल से रिहा कराने के लिए तब रचा गया सारा खूनी खेल। नागराज, अब तुम्हें यह खूनी खेल खत्म करना होगा। तुम्हें ही जापान और इस दुनिया की को प्रलय से बचाना है। ओम ब्रह्मांड का सत्य है और तुम हो सत्य के अवतार। अब तुम चेतना में आओगे और मैं हो जाऊंगा अवचेतन। प्रलय के इस महाप्रक्षेपास्त्र का अंत होगा अब तुम्हारे ही हाथों से। कियो, इस महाप्रक्षेपास्त्र को जगाने में तुम्हारे स्वर्गीय पिता और तुम्हारे योगदान को आजाद जापान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, तुम्हारी मिट्टी के पश्चात ये शौर्यगाथा कोई नहीं जान पाएगा। शिगेहिरो की कटाना के हल्के से दबाव से कियो की मिट्टी अवश्यम भावी थी, लेकिन मृत्यु टल जाती है तब जब प्रकट होता है कोई अवतार। उठो कियो, अपनी वाकी जाशी उठाओ और अपने गुरु का ध्यान करके उनसे क्षमा मांगो। उनकी दीक्षा को सच्चे मन से याद करो। दिखा दो इस शैतान को कि जापान का सच्चा रखवाला कौन है। गुरु ड्रैगो, आपकी शिष्या आपसे क्षमा मांगती है। मैं आपके बताए मार्ग से कभी नहीं भटकूंगी। आज से कियो अपना बदला लेने के लिए नहीं लड़ेगी। आज से कियो लड़ेगी आत्मरक्षा के लिए, जापान की रक्षा के लिए, हर मजलूम की रक्षा के लिए। कियो के अंदर से एक ड्रैगन फाइटर की फुफकारती दहाड़ निकली। बोल शिगेहिरो, यह तबाही की मशीन कैसे रुकेगी? रोक इसे। अमेरिका की तबाही मेरे जीवन का मकसद था और अब इस मकसद को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा कियो। अगले ही पल शिगेहिरो ने चीर लिया अपना पेट। ओह, इसने काइकेन से हाराकिरी कर ली। कियो, अब हमें खुद इस महाप्रक्षेपास्त्र को रोकने की कोशिश करनी होगी। न जाने इतनी देर में ये कितनी तबाही कर चुका होगा। सभी लीवर्स को डाउन कर दो कियो। नागराज, ऐसे सभी लीवर्स को छेड़ने से मैंने सभी लीवर्स डाउन कर दिए नागराज। मैंने भी ये काम कर दिया कियो, लेकिन सॉरी नागराज, ऐसे सभी लीवर्स को छेड़ने से कोई बड़ी गड़बड़ भी तो हो सकती है। उस तबाही से बड़ी गड़बड़ क्या होगी कियो जो अमेरिका पर बरस रही है।
मैंने सभी लीवर्स डाउन कर दिए नागराज। मैंने भी यह काम कर दिया कियो, लेकिन तबाही अभी रुकी नहीं है, तबाही जारी है। हमें यह मशीन तोड़नी होगी, लेकिन उससे तो यह जगह भी तबाह हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तुम यहां से निकल जाओ कियो, अपनी जान बचाओ। नहीं नागराज, अब कियो को अपनी जान की परवाह नहीं रही, अब कियो को परवाह इंसानियत की। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। धाक। नागराज ठहरो, मशीन टूट गई है, लेकिन माउंट फूजो अभी भी शांत नहीं हुआ। लगता है हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसकी चाबी कैसी होगी? इसकी चाबी, दुष्टों ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। यह मशीन बिना इसकी चाबी निकाले नहीं बंद होगी। इसकी चाबी ढूंढो। इसकी चाबी कैसी होगी? इसकी चाबी गुरु कोशिमासा ने तुम्हारे पिता को दी थी, और तुम्हारे पिता को दी थी उन्होंने कटाना, जिसका पता गुरु कोशिमासा से लगते ही उन्होंने तुमसे कटाना छीनी, और तब जिंदा हुआ माउंट फूजी। लेकिन इस टूटी फूटी महाकाय मशीन में अब टोमो कैसे मिलेगी? तुम्हें यह बात पहले क्यों नहीं सूझी? मशीन को क्यों तोड़ा? हाँ, तब मैं जल्दबाजी में था। मैंने सोचा कि लीवर डाउन करने से मशीन रुक जाएगी। नहीं रुकी तो सोचा इसे तत्परता से तोड़ दूं, पर यह फिर भी नहीं रुकी। अब क्या करोगे? कैसे ढूंढोगे टोमो को? कियो, शांति से सोचो। इस मशीन को मेन कंट्रोल जरूर शिगेहिरो के सिंहासन में होगा, और वही होगी इस मशीन को ऑन ऑफ करने की चाबी। टोमो यानी कटाना, गुरु कोशिमासा की कटाने की साया दो कियो। नागराज के सर्पों ने गुरु कोशिमासा के साया को सूंघा। 2 पलों बाद ही टोमो की मूठ से जा लिपटे थे नागराज के जासूस सर्प। नागराज ने एक पल भी न लगाया कटानों को बाहर खींचने में, और अगले ही पल माउंट फूजी एकदम शांत हो गया। वाह नागराज, तुमने कमाल कर दिया। माउंट फूजी ने क्रोध उगलना बंद कर दिया। इस कमाल की असली हकदार तुम ही हो कियो। तुम ना रोकती तो शायद मैं तोड़फोड़ में ही लगा रहता। तभी वातावरण दौड़ते कदमों के आहटों से गूंज उठा। वहां प्रवेश किया जेटली ने। वाह नागराज, तुमने गजब का काम किया, शाबाश। माउंट फूजी को जापान और अमेरिका फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। माउंट फूजी विजय पर हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। जापानियों ने हिंसा के उस तांडव के बाद राहत की सांसें ली। जापान सरकार ने जेटली को माउंट फूजी विजेता मानकर उसे सम्मानित करने के लिए तुरंत एक सम्मान सभा का आयोजन किया। अमेरिकी राजदूत ने जेटली को नेशनल हीरो के सम्मान से नवाजा। कोके नो मुसु मेड, जापान की नेशनल एंथम ने दिलों में जोश फूंक दिया। नेशनल हीरो बने जेटली की शान ही निराली थी। उसका सीना फक्र से तना हुआ था, गर्दन गर्व से अकड़ी हुई थी। यह बुज़दिल के इस सम्मान का हकदार है। इस सम्मान का सच्चा हकदार तो कोई और है। शुभ मन से नागराज ने जेटली को बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशन जेटली। थैंक यू नागराज। नागराज, तुम्हारे जापान के मिशन का तो समापन हुआ, आप कहाँ जाओगे? जेटली, मुझे कब कहाँ का जाना होता है मुझे भी मालूम नहीं होता। तुम्हारा आतंकवाद का सफर अब खत्म होगा नागराज। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी जिंदा रहेगा जेटली, नागराज का सफर जारी रहेगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नागराज, शिकाता का नहीं, शिकाता का नहीं, शिकाता का नहीं, शिकाता का नहीं। कुछ पलों को नागराज का मस्तिष्क झंझनाने लगा। क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कियो, मैं ठीक हूं, टोमो मुझे दो। नागराज की गरजदार आवाज ने वहां सन्नाटा खींच दिया। ठहरो जेटली। जेटली पलटा। मैं नागराज जापान के नेशनल हीरो के साथ केनजुत्सु की एक फाइट लड़ना चाहता हूं। यह जापान वासियों की महान मार्शल आर्ट्स कला को सम्मान दिखाने के लिए नागराज का एक तोहफा है। एक महान चुनौती को देखने के लिए सभी सांसें रोककर तैयार हो गए। दोनों योद्धा एक दूसरे के पहले बार का इंतजार करने लगे। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों में समा गई थी। यह आज तक मुझे यही दर्शाता रहा कि यह नौसिखिया समुराय है, लेकिन इसकी आंखें जिस तरह मेरी आंखों में झांककर मेरी आत्मा को टटोलने की कोशिश कर रही हैं, इससे यही साबित होता है कि यह एक एक्सपर्ट समुराय है। अब यह मुझे और धोखा नहीं दे सकता। यह वार करने की जल्दी नहीं कर रहा, यानी कि यह चाहता है कि पहला वार मैं करूं। मुझे पहला वार करने में कोई आपत्ति नहीं है। केनजुत्सु में 3 कायदे होते हैं। सूकी यानी कि ओपनिंग, यह पहचानना कि कब आपका प्रतिद्वंदी कमजोर है और कहां से कमजोर है। सेन यानी इनिशिएटिव, यह पहचानना कि कब पहला और कब अंतिम वार करना है। माई यानी कि टाइमिंग, यह पहचानना कि प्रतिद्वंदी से आपकी दूरी कितने समय में खत्म होगी और किस कोण और लय से यह दूरी खत्म करनी है। यह मेरे वारों को पहचानने में समय गुजार रहा है, जिससे कि मेरे वारों में किसी खामी को पहचान सके। यह गोनो सैन यानी कि लेट अटैक की प्लानिंग पर अमल कर रहा है। लेकिन मैं इस फाइट को लंबा नहीं खींचने देना चाहता। मैं इसे अपनी गति से हराऊंगा। ओह, यह बहुत शातिर निकला। इसने आइकी का प्रयोग किया है।
जिसमें ये मेरे वारों की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाकर वार कर रहा है। इसके वार घातक है। मेरे घाव तो भर जाएंगे, लेकिन अंगों को कटने से बचाना होगा। कटाना तामह गाने से बनाई जाती है। इससे ताकतवर धातु दुनिया में कोई नहीं है। यह हवा के झोंके से चलती है और एक ही बार में पूरे शरीर को काट सकती है। मैंने इसे फिर से कम आंका। मुझे इस पर क्रुजूशी का इस्तेमाल करना होगा। कुजूशी यानी कि प्रतिद्वंदी को असंतुलित करना। मैं लड़ते हुए इसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां यह अपना संतुलन खो देगा। यह अचंभित हो गया है। इसका ध्यान भंग होने से इसकी लय बाधित हो गई है। जेटली, तुम गजब के खिलाड़ी निकले। खिलाड़ी तो तुम भी कम नहीं हो नागराज। नागराज की एक किक ने जेटली की तलवार उसके हाथों से छुड़वा दी। मुझे तुमसे इतनी उम्दा केनजुत्सु की उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे ऐसी घटिया चाल की उम्मीद नहीं थी। तब स्तब्ध खड़े दर्शकों की सांसें लौटी और उस शानदार फाइट के विजेता नागराज के अभिवादन के लिए तालियों से गूंज उठा समारोह स्थल। तो नेशनल हीरो मिस्टर जेटली उर्फ महाप्रक्षेपास के रचयिता, अब आप अपना भेद खोलेंगे या मैं सच्चाई से सभी को अवगत कराऊं? कैसी सच्चाई नागराज? मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। अमेरिका को मैंने भयानक जख्म दे दिया है। जापान ने दिखा दिया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आज मैं नेशनल हीरो बन चुका हूं। जेटली गद्दार, अमेरिका को दुश्मन कहने वाले, क्या यही है तेरी और जापान की शान? तेरा जापान आज भी वहीं का वही है, अमेरिका का गुलाम। क्या तेरे माता पिता की आत्मा को इस तमगे की शांति मिल गई होगी जो तेरी छाती पर एक अमेरिका नहीं टांगा है? खामोश नागराज, मेरी खुददारी को मत ललकार। जेटली चुप बैठा है सही समय की खोज में। एक दिन मैं जरूर तबाह करूंगा अमेरिका को। सुन रहा है ना तू? जेटली जरूर तबाह करेगा अमेरिका को। जेटली की आवाज कोने कोने में गूंज उठी। नागराज ने खामोशी से जेटली की छाती से वो तमगा नोच लिया। कियो, इस सम्मान के हकदार तुम हो जापान की नेशनल हीरो। नागराज, गुरु कोशिमासो को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उनके अवचेतन मस्तिष्क ने नागराज की चेतना को छोड़ दिया था। अब वे होश में थे, लेकिन एकदम शांत। आंखों में था आभार और प्रायश्चित। नागराज कियो के पास लौटा। अब उसका स्थायी पता था टोमोशोगो विला। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं कियो। नागराज, मैं अपनी जिंदगी याकुजा के खात्मे में लगा दूंगी। हाँ कियो, जब भी गुरु ड्रैगो से मिलना हो तो उन्हें मेरा धन्यवाद कहना, मेरी सुपारी याकुजा को देने के लिए। मतलब गुरु ड्रैगो ने तुम्हारे जापान बुलाने के लिए तो मुझे तुम्हारी सुपारी दी थी? मतलब उन्होंने हमेशा कियो का साथ दिया? वो खुद नहीं तो मेरे संघर्ष में मेरे साथ देने के लिए उन्होंने तुम्हें बुलवा लिया? हाँ कियो, गुरु की महानता और उनके सहयोग पर कभी शक नहीं करना चाहिए। गुरु साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब तुम खुद को कभी ना समझना रोनिन। अब आप जो देखने जा रहे हैं वो दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन जो सिर उठा रहे हैं वो आतंकवाद विश्व के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह वीडियो फुटेज जर्मनी की ऑर्डर ऑफ बेवेल नामक ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। इस जघन्य नरसंहार के पीछे उनका मकसद अभी एक पहेली है, एक खूनी पहेली। इन बंदूकों की आंखें, यह नरसंहार नागराज के लिए संदेश है। इस संदेश का जवाब देने के लिए अब नागराज को जाना ही होगा जर्मनी। एक नई शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली सीरीज यानी जर्मनी सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।